बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। देश की वो सीट जो इस वक्त सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल बनी हुई है, वो सीट जिस पर देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा, उनका सम्मान जो है वो उस सीट से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि बांकीपुर को माना गया कि देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। दरअसल नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ये परंपरागत सीट रही है, उनकी पारिवारिक सीट रही है। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। पारिवारिक इसलिए क्योंकि बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट बांकीपुर। बांकीपुर इससे पहले पटना पश्चिम सीट हुआ करती थी और उस वक्त नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा वहां से विधायक हुआ करते थे। उनके निधन के बाद नितिन नवीन वहां से चुनाव लड़ने लगे। 5 बार वहां से वो लगातार चुनाव जीते और विधायक बने। उसके बाद ये सीट बांकीपुर बन गई थी और वहां से फिर नितिन नवीन जीतते आ रहे थे। 2025 में नितिन नवीन एक बार फिर से चुनाव जीते, नवंबर में जो चुनाव हुए। लेकिन जब बीजेपी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो फिर वो राज्यसभा के लिए बिहार से निर्वाचित हो गए, सांसद बने और बांकीपुर सीट खाली हो गई। उसी सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव का मतदान भी संपन्न हो गया है। अब जाहिर तौर पर मतदान अगर संपन्न हो गया है तो फिर हम चर्चा करने इस बात को लेकर बैठे हैं कि बांकीपुर सीट पर क्या होने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कात्यायन। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव हुआ, इसको लेकर इस बार इसलिए गहमा गहमी ज्यादा थी क्योंकि ये मामूली चुनाव नहीं था, या ये कहें कि मामूली उपचुनाव नहीं था। जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नितिन नवीन को बनाया गया, तो फिर उसके बाद यह सीट अपने आप लोगों की नजरों में आ गई। कुछ और भी प्रदेश हैं जहां पर आज ही बाई इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव हुआ है, लेकिन वहां पर उस सीट की चर्चा उतनी ज्यादा नहीं रही जितनी पूरे देश में यह बांकीपुर सीट सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल नितिन नवीन की सीट रही है। नितिन नवीन के उत्तराधिकारी के तौर पर वहां से नीरज कुमार सिन्हा इस बार मैदान में है। नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन यह सीट सुर्खियों में कई वजहों से रही। एक तो नितिन नवीन की सीट जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट रही। दूसरा, बीजेपी की परंपरागत सीट है जो कई दशकों से बीजेपी का एक छत्र यहां दबदबा रहा है। तीसरी बात यह कि बीजेपी ने इस बार, जो कि बड़ी पार्टियों में बहुत कम होता है, कि बीजेपी ने किसी एक को अपना कैंडिडेट बनाया और अचानक से वो कैंडिडेट 2 दिन के भीतर बदलना पड़ गया। पहले सबको पता है कि अभिषेक कुमार वहां से चुनाव लड़ने के लिए चुने गए थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन अचानक से जो कैंडिडेट अभिषेक थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और उसके बाद नीरज सिन्हा वहां से उम्मीदवार बनाए गए। बड़ी बात यह थी कि अभिषेक ने नॉमिनेशन कर लिया था, उसके बाद उन्होंने अपना नाम वापस लिया, इसलिए सवाल कुछ ज्यादा उठे। तो इस वजह से यह सीट अचानक और ज्यादा चर्चा में आई। चर्चा की एक और बड़ी वजह थी और वो थी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पहली बार अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की है उन्होंने। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़े थे। और इस बार जब एक सीट पर उपचुनाव हो रहा था, वो सीट जो बीजेपी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है, अगर हम पूरे 243 विधानसभा सीटों की बात करें जो बिहार में हैं, और उनमें अगर एनडीए के हिसाब से देखें, तो जब सबसे मजबूत, सबसे कहें कि जीत के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद सीट अगर बीजेपी के लिए कोई मानी जाती है, तो उनमें से बांकीपुर का नाम भी लिया जाता है। बल्कि बांकीपुर शायद टॉप पर है, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। बांकीपुर हमेशा से बीजेपी का गढ़ रही है सीट, और इसी गढ़ में सेंध लगाने के लिए प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे। प्रशांत किशोर का मैदान में उतरना मामूली बात यह भी नहीं थी, और वो इसलिए नहीं थी कि जो व्यक्ति पूरे देश में एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर नाम कमा चुका हो, सुर्खियों में रहा हो, पैसे कमा चुका हो, बड़े चर्चित शख्स रहा हो, वो जब उसे पता है कि अभी 6-8 महीने पहले ही उसकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया, उसकी पार्टी की फजीहत हो गई, 238 सीटों में से 236 पर जमानत जब्त हो गई, फिर वही व्यक्ति अचानक बांकीपुर जैसी सीट पर, जहां बीजेपी का एक छत्र राज रहा, वहां पर अपनी किस्मत आजमाने क्यों उतर आया? तो इसका कारण यह था कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि दरअसल बांकीपुर सीट एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाली सीट है।
बांकीपुर एक ऐसी सीट है जहां से अगर बीजेपी को हम हराने में कामयाब हो गए तो बिहार और पूरे देश में मैसेज जाएगा कि लोग बीजेपी से खफा हैं और बीजेपी के सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं हैं। प्रशांत किशोर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यही कहते रहे कि बांकीपुर में बीजेपी को अगर हराना है तो सबसे बेहतर यही उसका कारण होना चाहिए कि आप ये मैसेज दे सकें कि हम बिहार सरकार से खुश नहीं हैं, या फिर हम केंद्र सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं, या फिर हम बीजेपी से खुश नहीं हैं। प्रशांत किशोर यही भावनाओं को भड़काते रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, लोगों को कहते रहे कि बीजेपी को और सरकार को मैसेज देने के लिए, चेतावनी देने के लिए इससे बेहतर सीट नहीं हो सकती है। तो प्रशांत किशोर का यह कहना भी इस सीट को ज्यादा हाई प्रोफाइल बना रहा था कि अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर प्रशांत किशोर अगर मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें ये सीट भी, यानी जो बांकीपुर सीट है, ये भी उन सीटों में शामिल थी जहां 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की जमानत जब्त हो गई थी। तो जिस सीट पर अभी 8 महीने पहले जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट ने अपनी जमानत नहीं बचा सके, वहां प्रशांत किशोर अचानक खुद उतर आए, जो कि पार्टी के सबसे बड़े और एकमात्र चेहरा हैं जिनके नाम पर यह पार्टी चल रही है। वही प्रशांत किशोर इस मैदान में उतर आए। अब 3 कैंडिडेट हो गए, एक तरफ बीजेपी जहां से नीरज कुमार सिन्हा, दूसरी तरफ जनसुराज प्रशांत किशोर, और तीसरी तरफ आरजेडी जहां से रेखा गुप्ता एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। रेखा गुप्ता जाहिर तौर पर 2025 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं, विधानसभा चुनाव, और उसमें उनको लगभग 46-47 हजार वोट मिले थे, 2 नंबर पर वही थी, तो उनकी दावेदारी बनती भी थी। आरजेडी ने अपना कैंडिडेट एक बार फिर से रेखा गुप्ता को बनाया। अब मतदान जो संपन्न हुआ है उसमें कुछ चीजें चौंकाने वाली है। बीजेपी के नितिन नवीन खुद चुनाव प्रचार में आए, बीजेपी के और एनडीए के तमाम दिग्गज लगातार ग्राउंड पर उतरकर चुनाव प्रचार करते रहे। प्रशांत किशोर खुद एक पूरा अपने साथ अमला जमला लेकर, एक जलसा लेकर चल रहे थे और लगातार उन्होंने कैंपेन किया, बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग की उन्होंने। आरजेडी खुद अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगी थी। तेजस्वी यादव भी आखिरी 2 दिन में वहां पर मेहनत करते नजर आए। इन सबके बावजूद जिस सीट पर इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद थी, जहां पर इतनी ताकत झोंक दी सबने चुनाव प्रचार में, वहां मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा। और यही चीज जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को चिंता में डाल रही है। सभी पार्टियां इस बात को लेकर चिंतित हैं, आशंकित हैं कि आखिर मतदान प्रतिशत इतना कम क्यों रहा। क्या वजह है कि बांकीपुर की जनता ने इस उपचुनाव में उतना ज्यादा मतलब उतनी दिलचस्पी या उतना इस चुनाव मतदान के प्रति रुझान नहीं दिखाया, क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण इसके लिए गिनाए जा रहे हैं, लेकिन अमूमन होता यह है कि जब भी मतदान प्रतिशत कम होता है, हालांकि जो मैं बात कहने जा रहा हूं इसका कोई फिक्स अब तक पैटर्न नहीं रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये एकदम बिल्कुल तय मापदंड रहा है चुनाव में हार जीत का, लेकिन अमूमन ऐसा, मैं इस शब्द का फिर इस्तेमाल कर रहा हूं कि अमूमन ऐसा होता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम रही तो जो भी सत्ताधारी, यानी जो अभी वहां पर वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हो या वर्तमान में जो सरकार हो, उसे नुकसान की गुंजाइश कम होती है। विरोधियों के लिए झटका ज्यादा होता है। यानी अगर किसी सीट पर पहले से ही बीजेपी का विधायक रहा हो या किसी सीट पर आरजेडी का विधायक रहा हो और वहां पर अगर उपचुनाव होता है, मतदान प्रतिशत कम होता है, तो जो वहां सिटिंग एमएलए है या जो सिटिंग वहां पर एमएलए की जो पार्टी है, उसे नुकसान का कम अंदाजा अनुमान होता है, आशंका होती है। विरोधियों को ज्यादा झटका लगता है। अब दरअसल ये सीट पहले से ही बीजेपी की सीट रही है, वहां पर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार भी बिहार में है, तो ऐसे में फिलहाल इस मतदान प्रतिशत को देखते हुए बीजेपी थोड़ा सुकून में रह सकती है कि मतदान प्रतिशत कम है, यानी जनता किसी बदलाव के मूड में नहीं है। क्योंकि अगर मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव वोटिंग होती है, एग्रेसिव वोटिंग कहते हैं कि यानी वोटिंग प्रतिशत अगर 80%, 85%, 90% तक चला गया, तो माना यह जाता है कि ये जनता जो है, वहां के जो वोटर हैं, वो बहुत जोश में और बढ़ चढ़ कर बाहर निकले हैं। बाहर निकले हैं इसका मतलब है कि उनमें परिवर्तन की कोई लालसा है, वो चाहते हैं कि नहीं, व्यवस्था बदली जाए। तो मतदान प्रतिशत बढ़ना अमूमन माना जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सिटिंग एमएलए है, उसके लिए नेगेटिव होता है, लेकिन मतदान प्रतिशत कम रहना अमूमन उसके पक्ष में जाता है।
तो बीजेपी, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये कोई फिक्स पैटर्न, तय मापदंड नहीं है हार जीत का, लेकिन शुरुआती तौर पर हम कह सकते हैं कि ये वोट प्रतिशत जो रहा है बीजेपी के लिए थोड़ा सुकून देने वाला है। अब इसको थोड़ा और इसका आकलन करके विस्तार से बात करते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो पढ़े लिखे मतदाता हैं, जो समझदार हैं, जो ऐसी जनता है जो बहुत जागरूक है, होशियार है, समझदार है, वो पढ़े लिखे कैंडिडेट को चाहेगी। यानी प्रशांत किशोर अपने बारे में बोल रहे थे कि वो एक ऐसा कैंडिडेट चाहती है जो उसकी आवाज उठा सके, उसके लिए काम कर सके, सदन में बोल सके। प्रशांत किशोर का कहना था कि बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट दिया है जो बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता, बहुत समझदार नहीं है, वो एक साधारण कार्यकर्ता रहा है जो बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता, आवाज नहीं उठा सकता। प्रशांत किशोर का कहना है कि समझदार जनता जो होती है, जागरूक जनता जो होती है, वो समझती है कि बदलाव से हम क्या मैसेज दे सकते हैं। तो बांकीपुर इस बिहार की सबसे ज्यादा जागरूक मतदाताओं की सीट मानी जाती है, पढ़े लिखे मतदाता होते हैं। दरअसल वो कायस्थ जो जाति होती है, बिरादरी होती है, कायस्थ बहुल सीट रही है। कायस्थ अमूमन पढ़े लिखे और समझदार, जागरूक माने जाते हैं। समाज के वो तबका माना जाता है जो बेहद जागरूक होता है, और ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान में जो पीढ़ी है उससे 5 साल 10 साल आगे की सोच रखते हैं कायस्थ। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समाज से वो थोड़े आगे के मतलब विजनरी होते हैं, ज्यादा आगे की सोचते हैं, तो इसलिए उनको जागरूक कहा जाता है। कायस्थ बहुल सीट है, तो प्रशांत किशोर उम्मीद लगा रहे थे या उम्मीद लगा रहे हैं कि इस सीट का परिणाम उनके पक्ष में आएगा। लेकिन अब इसी को आकलन जब करते हैं तो ये देखते हैं कि अगर प्रशांत किशोर की बात को मान लेते हैं कि वाकई जनता बदलाव चाहती, तो बदलाव अगर चाहती, अगर प्रशांत किशोर वाकई पढ़े लिखे होने को खुद को मानते हैं कि एक पढ़े लिखे समझदार कैंडिडेट हैं और लोग पढ़े लिखे जो हैं उनको वोट करेंगे, तो जाहिर तौर पर वो तबका प्रशांत किशोर के पक्ष में बड़ी से बड़ी संख्या में निकलता, क्योंकि उसको बदलाव चाहिए। उसको प्रशांत किशोर के तौर पर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर चाहिए होगा तो वो ज्यादा संख्या में निकलेगा। अगर पढ़े लिखे मतदाता, जागरूक मतदाता वाकई बदलाव चाहते तो फिर वो उनकी मतदान को लेकर इतनी ढिलाई या इतना रूखापन दिखता ही नहीं। जो शिथिलता दिखी वो ये बता रही है कि लोगों में मतदान को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था। वैसे भी एक बड़ी चुनौती होती है तमाम पार्टियों के लिए कि उपचुनाव में लोग बहुत गंभीरता नहीं दिखाते। उनको लगता है कि ये तो बाई इलेक्शन है, एक सीट पर मतदान हो रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। वैसे भी एनडीए के पास अभी भी 201 सीटें हैं, तो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चल रही है। इसे एक सीट से कोई नफा नुकसान जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नफा नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान यह होगा कि एक मैसेज बहुत बड़ा चला जाएगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी बीजेपी नहीं बचा पाई। ये बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। लेकिन ये मतदान प्रतिशत कम होना ना आरजेडी को बहुत सुकून दे रहा होगा, न जनसुराज को बहुत सुकून दे रहा होगा। बीजेपी के मन में भी जब तक अंतिम परिणाम नहीं आएंगे तब तक थोड़ा उथल पुथल वाली स्थिति रहेगी, ऊहापोह की स्थिति रहेगी। लेकिन बीजेपी कमोबेश इन दोनों की तुलना में, आरजेडी और जनसुराज की तुलना में ज्यादा कंफर्ट जोन में होगी। यानी 3 तारीख को जब मतगणना होगी, उस दिन बांकीपुर का जब जनादेश आएगा, उससे पहले तक अगर हम कहें तो ये अगले 3-4 दिन जो बचे हैं, 3 दिन कहें कि 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, क्योंकि 3 तारीख को तो मतगणना शुरू हो जाएगी। ये जो 3 दिन का वक्त बचा है, बीजेपी उम्मीदवार के लिए या बीजेपी के लिए थोड़ा सुकून वाला हो सकता है बाकी प्रत्याशियों की तुलना में। जनसुराज के लिए मैं बड़ा झटका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरजेडी पहले भी यहां से चुनाव लड़ती रही है। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीति की शुरुआत, चुनावी राजनीति की शुरुआत इसी चुनाव से की है, पहली बार मैदान में है। बाकी पार्टियों से पहले जनसुराज वहां अपना प्रचार अभियान शुरू कर चुकी थी। प्रशांत किशोर गली गली में घूम रहे थे, सड़कों पर घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, उनकी एक पूरी लंबी चौड़ी टीम लगी हुई थी। इतने प्रयास के बावजूद भी प्रशांत किशोर मतदाताओं को बाहर नहीं निकाल पाए। मतदाता अगर उमड़ कर आते, अगर एकदम बिल्कुल एक भीड़ की तरह बूथों पर नजर आती भीड़, तो फिर समझ में आता कि प्रशांत किशोर की मेहनत रंग ला रही है। लेकिन यह प्रशांत किशोर के लिए ज्यादा बड़ा झटका मुझे प्रतीत हो रहा है कि भीड़ नहीं निकली, मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा, और यही मतदान प्रतिशत प्रशांत किशोर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मुझे दिख रही है।
सवाल वही है कि आखिर 3 तारीख को किसको मंजिल मिल जाएगी, किसे मंजिल मिलेगी और किसकी राह कठिन नजर आ रही है। तो इसका जवाब अगर अभी के हिसाब से दें तो बीजेपी यहां कंफर्ट जोन में और बीजेपी मंजिल की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। आरजेडी और प्रशांत किशोर के लिए चुनौती बढ़ गई है, बल्कि मैं ये कहूं कि प्रशांत किशोर के लिए राह ज्यादा कठिन हो गई है। आरजेडी के मतदाता जो माने जाते हैं कि अगर कहा जाता है कि कुछ ऐसे मतदाता, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि किसी पार्टी को लेकर मैं ऐसा कोई फिक्स कोई नहीं चस्पा कर रहा हूं कि उस पार्टी का मतदाता पढ़ा लिखा है, उस पार्टी का मतदाता पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अमूमन माना जाता है कि शहरी मतदाता बीजेपी की तरफ होते हैं। जो वैसा तबका जो कम शिक्षित है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, उसको आरजेडी का मानते हैं लोग कि आरजेडी के वोटर्स जो होते हैं। लेकिन उस हिसाब से देखें तो फिर प्रशांत किशोर, क्योंकि वो जो आरजेडी का वोटर है वो वोट करता है, अमूमन वो निकलता है और वोटिंग भी करता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो हाई सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, वोटिंग के दिन वो बहुत घर में आराम करना पसंद करते हैं, वो टीवी देखने में व्यस्त हो जाते हैं, वोट के लिए कम पहुंचते हैं। बांकीपुर की जनता ने इस उपचुनाव में वही किया है। वोटिंग प्रतिशत इतना कम जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि नितिन नवीन की सीट है तो शायद नितिन नवीन वहां पर आए, रोड शो किए तो शायद भीड़ निकलेगी। प्रशांत किशोर कर रहे थे, तेजस्वी यादव ने रोड शो किया, लेकिन भीड़ नहीं निकली। और नहीं निकली इसका मतलब है नितिन नवीन और उनकी पार्टी के लिए फिलहाल मुझे सुखद स्थिति नजर आ रही है। प्रशांत किशोर के लिए मुझे लग रहा है कि जनता एक बार फिर उनको शायद बड़ा झटका दे। ये झटका प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा साबित होगा। अगर प्रशांत किशोर चुनाव नहीं जीते, अगर वो जीतने में कामयाब नहीं हुए, तो उनके राजनीतिक भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि पहली बार वो खुद अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं और मुझे उनकी किस्मत फिलहाल बाजी मारती हुई या मंजिल पर पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है। ये मेरा अनुमान है, अभी मैं दावे से नहीं कह सकता। मैं फिर कहूंगा कि 3 तारीख को मतगणना होगी, तब हम लोग फिर अंतिम परिणाम पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे प्रशांत किशोर की किस्मत में विधानसभा सीट जीतना मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अब चूंकि चुनाव बीत चुके हैं, मतदान हो चुका है, इसलिए मैं ये आकलन करने के लिए स्वतंत्र हूं कि मुझे नहीं नजर आ रहा कि प्रशांत किशोर विधानसभा का चुनाव ये जीतते नजर आ रहे हों। फिलहाल बीजेपी मुझे ज्यादा कंफर्ट जोन में और बीजेपी मुझे बढ़त बनाती नजर आ रही है, ये मेरा अनुमान है। ऐसे ही तमाम वीडियोस हम आपके पास लेकर आते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। आप जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे वीडियोस पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।